अरे अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। एकदम शुरू से चलेंगे और सारे प्रश्न भी आपको करवाएंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो मेंसुरेशन का आज होगा पहला क्लास, ठीक ना। अच्छा, आप लोग फिर क्लास अगला नहीं देखिएगा तब फिर हमको भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। क्लास 1 देखिए और क्लास 2 डालेंगे। आज पूरे बेसिक से हम चलेंगे और अगली वीडियो में हम पूरा प्रश्न करवाएंगे। आज वीडियो देखे हुए रहिएगा तो कल वाला वीडियो पक्का 100% समझ में आएगा, और नहीं देख ले रहिएगा तो ना आएगा समझ में, ठीक है। तो वैसे ही समझ में आएगा जैसे आज तक आपको समझ में आ रहा है, कुछ याद नहीं रह रहा है तो देखिए भागिएगा नहीं। सबसे पहले मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, जिसमें क्या होता है, क्षेत्र एक एरिया का माप होता है। मिति मतलब मापना और क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं कोई जगह। एक समतल सतह हो, है ना, जैसे कोई खेत है, ये बोर्ड है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो हम माप सकते हैं। क्षेत्रफल क्या, जैसे मान लीजिए ऐसा मेरा खेत है तो इसका क्षेत्र कौन सा हुआ, तो ये जो हुआ ये पूरा जगह यही इसका क्षेत्र हुआ। ये क्षेत्रफल कितना है इसी को मापना होता है दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्षेत्रमिति में क्या पढ़ेंगे, तो क्षेत्रमिति में हम पढ़ेंगे, देखिए क्षेत्रमिति में आपको पढ़ना होता है त्रिभुज के बारे में, आपको पढ़ना होता है चतुर्भुज के बारे में, आपको पढ़ना पड़ता है वृत्त के बारे में, ठीक है ना। हालांकि मेंसुरेशन के 2 वॉल्यूम है, एक मतलब 2 सेक्शन है, एक है आपका 2D और एक है 3D। मतलब एक वॉल्यूम मतलब आयतन और पहला है क्षेत्रफल। तो जैसे मेंसुरेशन में 2 चीजें पढ़ना है, एक तो पढ़ना है आपको क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। पहला पढ़ना है आपको क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में, ठीक है ना, परिमाप के बारे में। और जो दूसरा पढ़ना है आपको आयतन के बारे में पढ़ना है, तो आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो जब आप क्षेत्रफल और परिमाप में जाएंगे तो आप यही त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। अब त्रिभुज में तमाम तरह के त्रिभुज, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो। अगर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे तो सम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसके बारे में पढ़ेंगे। वृत्त के बारे में पढ़ेंगे तो वृत्त में भी वृत्त और अर्धवृत्त दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आयतन में हम आएंगे, आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम में आप पढ़ेंगे बेलन के बारे में, ठीक है, बेलन के बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें शंकु के बारे में, शंकु के बारे में आप पढ़ेंगे। आप इसमें पढ़ेंगे गोला के बारे में, आप इसमें पढ़ेंगे अर्धगोला के बारे में, आप इसमें पढ़ेंगे छिन्नक के बारे में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, प्रिज्म और पिरामिड भी पढ़ेंगे, तो वो सारे हम पढ़ेंगे आयतन में। तो ये आप समझ गए कि मेंसुरेशन के 2 सेक्शन हैं, पहला इधर हो गया, दूसरा इधर हो गया। पहला हुआ आपका क्षेत्रफल और परिमाप, दूसरा हो गया आयतन यानी वॉल्यूम। तो हम चलते हैं अभी इधर लेके, ठीक है, आपको सेक्शन 1 में 2D फिगर में, जिसमें लंबाई चौड़ाई का चर्चा होगा, और 3D का मतलब होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का चर्चा होगा। गोला होगा तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का चर्चा होगा, समझ में आ रहा है। अब लीजिए बेलन है तो उसकी ऊंचाई भी, लंबाई भी, चौड़ाई भी गुना होगा। अच्छा, घन घनाभ के बारे में भी पढ़ना है तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का चर्चा होगा। सब 3D फिगर हो गया। हम आते हैं आज त्रिभुज के बारे में जानते हैं बेसिक से, ठीक है। त्रिभुज आप जानते होंगे। अच्छा, ये कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपके बैंक का एग्जाम, तो बैंक के एग्जाम में भी मेंसुरेशन से सवाल आते हैं। चाहे रेलवे का एग्जाम हो, SSC के एग्जाम हो, या कोई पुलिस का एग्जाम हो, टीचर का एग्जाम हो, तो सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे मेंसुरेशन से सवाल। त्रिभुज, तो देखिए त्रिभुज में क्या है कि त्रिभुज का मतलब है कि जिसमें 3 भुजा हो। त्रि मतलब 3, भुज माने कर ये भुजा साइड, तो जिसमें 3 भुजा है। और अगर 3 भुजा है तो उसमें 3 कोण भी होगा दोस्तों। 3 भुजा हो गया ये, इसका नाम ABC दे सकते हैं। 3 भुजा, 3 कोण, देखिए 3 कोण भी हो गया इसका। 3 कोण 3 भुजा, 4 भुजा रहता तो 4 कोण होगा, जैसे चतुर्भुज में होगा। तो हम त्रिभुज में जो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये सब भुजा के आधार पर है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान देना, समद्विबाहु
त्रिभुज। तीसरा पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। अच्छा, जिंदगी में कभी भी आपको ये चीजें नहीं समझ में आया होगा तो याद रखना कि आज के बाद, मरने के बाद भी तुमको याद रहेगा, हाँ अगले जन्म में। तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये होता है भुजा के आधार पर। सम मतलब बराबर, समबाहु मतलब सभी भुजा, समबाहु माने जिसकी भुजा आपस में बराबर होगी। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि माने दो गो, बाहु मतलब भुजा, जिसका दो भुजा बराबर होगा समद्विबाहु है। और विषम बाहु, विषम मतलब अलग अलग बात हो रही है ना, हमारा बात आपका बात विषम है, विषम है मतलब मैच नहीं कर रहा है, अलग है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि किस में किस प्रकार का परिभाषा होगा। समबाहु त्रिभुज कहे तो सम मतलब होता है बराबर, बाहु माने भुजा, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर है या तीनों भुजा आपस में बराबर कहेंगे तो वो समबाहु त्रिभुज। कहेगा समद्विबाहु त्रिभुज तो भैया समद्विबाहु, सम द्वि माने दो गो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर, विषम बाहु जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक खेल है। अब आइएगा कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर जो हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, ये बात आपको जानना पड़ेगा। तो जैसे उसमें पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण ऐसा सुने होंगे आप, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, आप पढ़े होंगे अधिक कोण त्रिभुज, नहीं भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो ये क्या हुआ, सब में कोण लगा हुआ है, और कोण और साइड का यानी लाइन और कोण का चर्चा जो होता है ज्योमेट्री में होता है। यानी ज्यामिति जब आप पढ़ेंगे ज्यामिति, तो ज्यामिति में आपको ये बात बताया जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो तो ज्योमेट्री सर्च कर लीजिएगा, ज्योमेट्री मैथ मस्ती, तो पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको यह पता चल गया जो हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो हम तो ज्यामिति में भी पढ़ते हैं, यानी ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं और मेंसुरेशन में भी पढ़ते हैं। लेकिन जब ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो उसमें कोण का चर्चा होगा, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समझ रहे हैं। जबकि मेंसुरेशन में पढ़ेंगे तो इसमें भुजा पर आधारित होगा, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, ठीक है। उसी तरह चतुर्भुज के बारे में भी ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, वृत्त के बारे में भी ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, अब मेंसुरेशन में भी पढ़ते हैं। तो जब कोण का भुजा का चर्चा होगा यानी लाइन और एंगल का चर्चा होगा, लाइन मतलब रेखा, एंगल माने कोण का चर्चा होगा, तो वो ज्योमेट्री में होगा। और जहां क्षेत्रफल और परिमाप का चर्चा होगा तो वो मेंसुरेशन में पढ़ना है आपको। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, मेंसुरेशन पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, समकोण त्रिभुज के बारे में आपको दोनों में पढ़ लेना चाहिए। समकोण त्रिभुज दोस्तों ये है आपका समकोण, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे आप समझ गए होंगे। समकोण, देखो समकोण मतलब राइट एंगल, समकोण, समकोण होता है 90 डिग्री के कोण को समकोण नाम दिया गया है कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज है। और 90 डिग्री कोण कैसे होता है, तो जब एक पड़ी हो और उस पर एक खड़ी हो तो इसके बीच जो झुकाव है दोनों लाइन के मिलने पर, जहां मिला है बिंदु पर, यहां जो झुकाव है ये 90 डिग्री का कोण होगा। चाहे वो ऐसे हो, ऐसे भी आ जाए तो ये 90 डिग्री का कोण है। एक सीधी लाइन ऐसे गया और सीधा खड़ा एक ऐसे गया तो ये भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ और ये भी 90 हुआ। और जब ये पूरा घूम गया इस बिंदु पर तो पूरा 90 चौका 360 डिग्री हो गया। समझ गए कि नहीं। तो अब आप ये समझ गए हैं कि 90 डिग्री का कोण है ये। दोस्तों 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा होता है कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा होता है कर्ण, ठीक है। देखिए अब 3 शीर्ष है, इसके 3 शीर्ष है यहाँ, तो तीनों को नाम दे दिया A B C, ठीक है, 3 जगह नाम दे दिया, दे सकते हैं आप। 90 डिग्री के सामने की भुजा होता है कर्ण, ठीक है। और बाकी मान लो अगर थीटा यहाँ लेते हैं तो लंब ये हो गया, आधार नीचे हो गया, ठीक है। अब एक बात जान लेना, इस त्रिभुज की ऊंचाई कौन हुआ। कुछ लोग क्या समझने लगते हैं कि H मतलब ऊंचाई, नहीं, H मतलब यहाँ हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस के पहला लेटर H लिया गया और उसको कर्ण कहा गया। ऊंचाई यही है, लंब ही ऊंचाई होता है। P यानी लंब, परपेंडिकुलर, यानी लंब जो होता है त्रिभुज की क्या होता है, ऊंचाई होता है। दोस्तों ये त्रिभुज की ऊंचाई है। ये क्या है,
त्रिभुज की ऊंचाई है। अब अगर हम आपसे बात करें कि मान लो कि कोई ऐसे त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई कौन हुआ, तो कोई कह देगा ऐसे सर, नहीं, त्रिभुज की ऊंचाई तब होगी जब सीधा इस शीर्ष से सीधा यहां लंब डाल देंगे, तो लंब डाल देंगे और वो 90 डिग्री पर आना चाहिए, तब जाके वो ऊंचाई हुआ। न कि अगर त्रिभुज की ऊंचाई है तो यहां से यहां मिला दीजिएगा तो ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है, क्योंकि सीधा नहीं आया, खड़ा नहीं आया है, तो ये 90 डिग्री नहीं हुआ, इसलिए अगर ये ऊंचाई नहीं कहेगा। ये 80, 85, 88 भी होगा तो भी ये ऊंचाई नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऊंचाई का मतलब, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मेरे घर में इस छत से नीचे फर्श की ऊंचाई कितनी है, छत की ऊंचाई कितनी है, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे तिरछा मापेंगे, नहीं, आप सीधा खड़ा मापेंगे। और खड़ा मापने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भारी चीज आप किसी धागे में बांध के धागा को ऊपर छत में पकड़ लीजिए और सीधे लटकाइए। जब वो सीधा नीचे फर्श पर आके सट गया तो आप समझिए कि वहां वो 90 डिग्री का कोण बना दिया, तो यानी वो होती है ऊंचाई। तो आप देखते होंगे जब समकोण त्रिभुज होता होगा तो ऐसा होता है, यहां 90 डिग्री कोण हो गया, ठीक है, और ये मिला दिए तो ये क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया। हाँ, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है दोस्तों, कर्ण क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी भुजा होता है, ये बात आप जानते होंगे। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गया। अच्छा, ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है, कर्ण है, कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोल लिए, लंब बोल लिए। अच्छा, लंब ये भी हो सकता है, अगर एंगल हम इस एंगल से चर्चा करेंगे तो लंब ये होगा, और इस एंगल से चर्चा कर रहे हैं तो लंब ये हो जाएगा। अगर इस त्रिभुज का एरिया, अगर मान लीजिए आपका खेत ऐसा है और आप चाहते हैं उस खेत का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखना कि कोई भी त्रिभुज के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो इसके क्षेत्रफल के लिए, क्योंकि हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो 1/2 आधार और गुना ऊंचाई, आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हमेशा कर सकते हैं, चाहे वो त्रिभुज कोई भी हो। आपको बचपन से पढ़ाया गया कि समकोण त्रिभुज पर लागू होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये किसी भी त्रिभुज पर लागू होगा अगर उसका आधार ऊंचाई पता है तो। अब देखिए कैसे, देखिए ये 1/2 आधार गुना ऊंचाई ये हुआ। अब बताते हैं, अगर परिमाप निकालना हो तो परिमाप होता है दोस्तों क्या, भुजाओं के लंबाई का योग, किसी भी आकृति के भुजाओं के लंबाई का योग, भुजाओं के लंबाई का योग, ये होता है परिमाप। जैसे अगर मान लो मेरा ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो परिमाप होगा, इसके भुजाओं के लंबाई का योग होगा 4 और 3 7 और 5 12। अगर सेंटीमीटर में तो 12 सेंटीमीटर ये परिमाप हो गया, 12 सेंटीमीटर क्या हो गया भैया, परिमाप हो गया। समझ गए? अब कोई भी आकृति होगा, जैसे मान लो ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज की ये भुजा मान लो 4, ये भुजा 4, और अगर मान लो कि ये है 5, ये भी है 5, ठीक, तो इसका जो परिमाप होगा, चारों भुजा को जोड़ दीजिए, तो परिमाप हो गया आपका कि 5 और 5 10 और 4 14 और 4 18, सभी के लंबाई का योग यही हो गया। तो कोई भी आकृति हो, चाहे वो पंचभुज ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, मान लो ऐसा ही कुछ है कि 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा और ये 5 भुजा, ठीक है, तो अगर ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो सब साइड वाला को जोड़ लीजिए, ये परिमाप हो जाएगा। कहिएगा वृत्त में सर, तो वृत्त में भी तो यही जो घेरा है, इसके चारों तरफ से घेरा है ना, यह घेरा के जो लंबाई हुआ वो परिमाप हुआ। इस खेत के जो घेरा है ना, बाउंड्री, इसी को जोड़ दिए, परिमाप कहलाया। तब परिमाप तब कोई भी आकृति होगा आप निकाल दीजिएगा, नहीं निकाल लीजिएगा, परिमाप खत्म। अब आपको हमने एक बात बताया कि कोई भी त्रिभुज होगा तो उसका क्षेत्रफल के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये बात बताया ना। इससे पहले अब एक बात जान लीजिए, हम बात कर रहे हैं आपको समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है, और थीटा यहां लिए तो लंब ये वाला हो गया और ये वाला आधार हो गया। नियम कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होगा यह बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है ना। अब ध्यान देना
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 4 और ये पूछा है कि ये कितना होगा कर्व, तो h बराबर आपका फॉर्मूला पता है। अरे भाई ये स्क्वायर हटा था, रूट चढ़ा था इधर, पी स्क्वायर, पी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। मतलब समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा, कोई भी दो भुजा पता है तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। अब बताइए 3 का स्क्वायर 9 आई 16 हुआ 25, तो रूट के अंदर हुआ 25, इसका मतलब कि h बराबर 25 का वर्गमूल कितना 5। h का मतलब हाइट नहीं है, यहाँ पर हाइपोटेनियस है, यानी कि इसका कर्ण है, ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। बात समझ गए है ना। तो अब क्या होगा, कह देगा कि किसी समकोण त्रिभुज की एक सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है, एक भुजा कह देगा कि 12 सेंटीमीटर है, चाहे मान लो इसको 5 सेंटीमीटर है, तब कह देगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे बड़ी भुजा दिया है आपको, मतलब कर्ण दिया है, और एक भुजा दे दिया है 5 सेंटीमीटर, आपको पूछा है क्षेत्रफल। तो जब भी आप क्षेत्रफल निकालने जाएंगे दोस्तों, तो क्षेत्रफल के लिए तो आपका फॉर्मूला है कि 1/2 होना चाहिए आधार और ऊंचाई, मतलब आधार ऊंचाई गुना होगा 1/2 के साथ, तब निकल पाएगा क्षेत्रफल। अब ये ऊंचाई नहीं है, ये कर्ण आपको पता है, ऊंचाई तो ये है, ये लंब, इसको कैसे निकालोगे। तो वही अगर आप फॉर्मूला जानते रहेंगे, कौन सा फॉर्मूला, कि एच स्क्वायर बराबर हमने लिखा था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ऐसा लिखा था तो ऐसा भी तो लिख सकते थे कि पी स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा, मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये भी हम कह सकते कि p बराबर रूट अंडर हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जरा एक बार फॉर्मूला याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। आइए अब p बराबर क्या हो गया भैया, रूट अंडर, देखो एच स्क्वायर माने कर्ण का स्क्वायर था 13 के स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, तब बी स्क्वायर मतलब ये 5 का स्क्वायर। अब p बराबर क्या हो गया, 13 के स्क्वायर 169, 169 में से 25 गया 144, यानी p का मान आ गया 12। दोस्तों ये p का मान 12 आ गया, और यहाँ पर तो 5 है, ये है आधार। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई माने लंब 12 सेंटीमीटर। अब गौर करिए 2 से 12 6 बार में कटेगा, तो 6 × 30 हो जाएगा, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, 2 बार सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे। तो याद रखना क्षेत्रफल जब भी होगा तो ऐसे होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें हमेशा 2 गुना होता ही है, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में, ऐसे। अच्छा एक यूनिट में होना जरूरी है, अगर कोई 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर है तो दोनों को आपको एक जात में करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक बात और, अगर आप समकोण त्रिभुज की पहचान कुछ याद रखना चाहते हैं तो इसकी भुजाएं होती है 3 4 5। अगर कोई 5 और 4 दिया है तो एक 3 होगा। ये समकोण त्रिभुज की ऐसी भुजा है जो लगातार आने वाली संख्या से भी है, इसके अलावा कोई नहीं होगा जो 3 लगातार संख्या से आने वाली भुजाएं होंगी। आपको कह देगा कि एक समकोण त्रिभुज जो लगातार तीन आने वाली संख्या, मतलब लगातार 3 आने वाली संख्या जो है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो बताइए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप सोचिएगा इसका लंबाई तो देवे नहीं किया, हम कैसे जाने, तो 3 4 5 से यही शुरू होता है, 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजा है। इसको दुगना करिए, 6 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजा है। कैसे, तो इसका रूल कहता है कि सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग बाकी दोनों छोटी वाली भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। तो 36 और 64 100 हो जाता है, 36 प्लस 64 100 के बराबर हो जाता है, 10 के स्क्वायर 100 हो गया ना, मतलब इधर भी 100 हो गया, उधर भी 100 हो गया। तो कभी भी अगर इस रूल को फॉलो करता है कि 2 छोटी भुजा के वर्गों का योग एक अकेले बड़ी वाली भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो रहा है, तो वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। आइए दोस्तों
तो आपने देखा इसको हमने 6, इसको हमने क्या कर दिया 8 कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया 10 कर दिया। दोस्तों क्या ऐसा भी हो सकता है कि 3 का दुगुना 6 हो गया, 3 का तिगुना करते हैं 9, इसका तिगुना 12 और इसका तिगुना 15, 9 12 15 क्या समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? तो देखिए 15 के स्क्वायर एक तरफ करिए और इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर 81 प्लस 12 के स्क्वायर 144 और 15 के स्क्वायर 225, 81 या 144 225 हुआ, इधर भी 225 आ गया। तो ये सारी क्या है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, है ना। अगर इसी तरीके से आगे भी आप सोचोगे तो इसका 4 गुना भी कर सकते हो, 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 5 चौके 20, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। लेकिन मेनली जो आपकी जरूरत होते रहता है वो रहता है 3 4 5, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10 और एक 5 12 13, ये 3 गो का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप चाहो तो इसका दुगना 5 का दुगना 10, 12 का दुगना 24, 13 का दुगना 26, ये भी होता है, तो इसको भी आप लिख लेना, ठीक है। और एक 3 तिहाई 9, ये 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। अगर इतना आप याद रखते हैं माइंड में तो आपको क्या होगा कि देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है, कि अगर समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 26, दूसरी सबसे बड़ी 24, तो तीसरा 10 ही होगा। अगर कर्ण 5 है, कोई आधार 4 है तो उसका लंब 3 होगा। अगर कर्ण एक आधार 12 है, कर्ण 13 है तो इधर एक 5 होगा। तो ये मुझे याद है, अगर आपको भी ऐसे याद हो जाता है तो बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए हम बढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज की तरफ। आप तो समकोण त्रिभुज के बारे में जान गए। समबाहु त्रिभुज, समबाहु का क्या मतलब? सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। जिसका सभी भुजा आपस में बराबर है समबाहु त्रिभुज है, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर है वो क्या है? समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा क्या होना चाहिए? इसका बराबर होना चाहिए। तो तीनों भुजा बराबर है ए बी सी, तो एक जैसे लाइन से इसको इंगित कर सकते हैं ऐसे कट करके कि ये मतलब तीनों साइड आपस में क्या है? बराबर है। अब जब तीनों भुजा इसका बराबर है दोस्तों, तो देखिए इसकी प्रत्येक भुजा का नाम ए दिया गया। कहिएगा इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा सर? तो इसका भी क्षेत्रफल में वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। कैसे? तो उससे पहले हमको क्या करना होगा? उससे पहले हमको ये करना होगा कि इसका ऊंचाई पता करना होगा, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। हम आपको पहले फॉर्मूला सिखा रहे हैं, सुनो। वैसे हम जानते हैं कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन कैसे आता है वो हम आपको बता देते हैं। देख लीजिए, अब बताइए, तीनों भुजा ए है। अगर यहां से हम सीधा लंब खींच देंगे तो ये पक्का है कि इसको 2 बराबर भाग में बांट देगा। तो ये पूरा ए था तो a/2 हो जाएगा और इधर भी a/2 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये पूरा क्या था? पहले ए था। तो ये 90 डिग्री पर आएगा, और चूंकि ये दोनों साइड बराबर है तो एकदम बीच में आना ही आना है। 90 डिग्री पर काट दिया, 90 हो गया। ठीक, अब गौर करिए, किधर से भी लेके चलिए, चाहे इस त्रिभुज को आप ले लीजिए, इस समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया। ये समकोण त्रिभुज बन गया भैया। तो ये जब समकोण त्रिभुज बन गया है, देखो ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया है, तो एक कोण, इधर भी समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। ये आधार हो गया, तो ये लंब निकाल लेते हैं, लंब माने ऊंचाई। तो ई वाला निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? लंब निकालने के लिए √, इसको लंब यानी यहाँ ऊंचाई है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? कर्ण के वर्ग, सबसे बड़ी वाली भुजा के वर्ग में से आधार वाला को घटाते हैं, तो a/2 का वर्ग घटाना है। क्या दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए, तो p बराबर क्या हो जाएगा? √, ये a² माइनस a²/4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4। अब p बराबर क्या हो गया? 4a² में से 1a² गया तो 3a²/4। अब p बराबर क्या हो जाएगा? √3, और a आ जाएगा एगो बाहर, क्योंकि अंदर में 2 गो है, और 4 का 2 हो जाएगा।
इसका मतलब दोस्तों, इसीलिए ऊंचाई हम लोग याद करते हैं कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, ऐसे लिखा हुआ रहता होगा, √3/2 इंटू भुजा, ऐसे लिखा हुआ रहता होगा जब आप बुक उलटते होंगे तो अब यहाँ क्या हुआ, आप समझ गए। अब समझ गए तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, समझ रहे हैं। तो ये कैसे आया ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, ये √3/2 इंटू भुजा ही है, ठीक है दोस्तों। अब बताओ, जब कोई समबाहु त्रिभुज है, नहीं बना समबाहु दोस्तों, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों साइड बराबर है इसका, तो ऊंचाई निकालने के लिए आगे आपको पता हो गया कि ऊंचाई जो होगा इसका, ऊंचाई के लिए क्या फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कहेगा था √3/2 इंटू भुजा, ठीक है, ये इंटू भुजा हो गया, √3/2 इंटू भुजा हो गया। अगर मान लीजिए कि इसकी भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर दे दे, कहे कि इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो बताइए उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो बस √3/2, अब भुजा के जगह 12 रखेंगे, 2 6 के 12, कहेंगे 6√3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा। कौन नहीं बता पाएगा, एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा, है कि नहीं, छोटा से बच्चा भी बता देगा। अच्छा एक बात बताइए आगे, हाँ अच्छा, ज़्यादा गाना सुनने के शौक होगा, चूँकि ज़्यादा देर हो गया है, इसे वीडियो देख लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गाना गाते हैं वहाँ जाके देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। सुनिए, ये ऊंचाई हो गया। क्षेत्रफल के लिए आप क्या फार्मूला लगाएंगे, तो क्षेत्रफल के लिए मैंने कहा था आपसे 1/2 आधार गुना ऊंचाई हम लगाएंगे, लगा सकते हैं ना। तो बताइए 1/2 आधार क्या है, इसका आधार ये तो हम अभी हटा देते हैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं, वो तो एग्जाम्पल मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो आधार तो पूरा ए हुआ, आधार ए, और ऊंचाई क्या हुआ, तो ऊंचाई आपका ये वाला हुआ, ऊंचाई ये वाला, और ऊंचाई √3/2 इंटू ए, निकाले कैसे थे वो आपको पता है, तो ऊंचाई हो गया √3/2 इंटू ए। अब बताओ दोस्तों, ए गुना a², ऊपर में है √3, संख्या वाला एक तरफ रखते हैं, √3 और 2 दूना 4 और a², ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे बनता है फॉर्मूला, इसलिए हम इसको रट्टा मारते हैं। अब क्या होगा आप समझ गए, अब जिंदगी भर नहीं भुलाइएगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, समझे कि नहीं। तो ये फॉर्मूला सब पर लगेगा, लेकिन हाँ उसका आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। जैसे ये आधार ए था और ऊंचाई हमने निकाल लिया था √3/2 इंटू ए, ठीक है। अब इसका परिमाप क्या होगा, अगर समबाहु त्रिभुज है तो आपको पता है कि इसकी तीनों साइड आपस में बराबर है, तो परिमाप के लिए तीनों भुजा के लंबाई का योग ही ना परिमाप होगा। तो a प्लस ए रे भैया 3a माने 3 गुना भुजा, इसलिए किताब में लिखा हुआ रहता है 3 गुना भुजा, क्योंकि तीनों भुजा के लंबाई तो बराबर है, 3 गुना भुजा, इसीलिए बुक में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। परिमाप, क्योंकि परिमाप तो कोई भी आकृति हो, आप समझ गए हैं, किसी भी आकृति के भुजाओं के लंबाई का योग ही परिमाप होगा, है ना। अब देखिए, अब आ जाते हैं विषम बाहु त्रिभुज पर। किस पर आ जाते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या होगा कि त्रिभुज के भुजा जो होंगे अलग अलग लंबाई के होंगे, अलग अलग लंबाई के होंगे, ए बी सी 3 शीर्ष दे दिए। हालांकि त्रिभुज कोई भी हो, उसके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री ही होगा, चाहे वो समबाहु हो विषमबाहु हो, है ना। अब देखिए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जैसे इसका एक भुजा ए, एक भुजा बी, एक भुजा सी, तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होगा। तो अलग अलग होगा दोस्तों, तब पहले इसका निकालना होगा आपको अर्ध परिमाप, यानी सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप कैसे निकालोगे, अर्ध मतलब ही आधा होता है, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। तो आधा का मतलब ये हुआ कि तीनों भुजा जोड़ लीजिए, पूरा परिमाप निकाल लीजिए, एक लंबाई ए, दूसरा लंबाई बी, तीसरा लंबाई सी, मतलब अगर ये 5 होता, ये 6 होता, ये 8 होता, तो 5 6 8 सब जोड़ देते और 2 से भाग कर देते तो आधा ना हो जाता, सबको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, अर्ध परिमाप। और वो जो मान आएगा वो एस कहलाएगा, सेमी पेरीमीटर माने अर्ध परिमाप। और उसके लिए फॉर्मूला है कि √S इंटू
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अच्छा ये बात नहीं कि खाली विषमबाहुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये बात कौन सिखाया आपको? इस सब पर लागू होगा दोस्तों, इस सब पर लागू होगा, सिर्फ इसी पर लागू नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा, अगर इसका परिमाप कहता है तब परिमाप तक कोई दिक्कतें नहीं है। तीनों भुजा के लंबाई का योग हुआ परिमाप, भुजा ए एक का लंबाई बी एक का लंबाई सी, तो परिमाप अगर मान लो ये 8 रहता, ये 5 रहता, ये 7 रहता, तब 5 7 12, 12 8 20, तो यहाँ जोड़ के लिख देते 20। अगर इसका आपको निकालना होता क्षेत्रफल तो पहले तो जोड़ के आता 20, 20 को 2 से भाग दे देते, यहाँ आ जाता 10, ये हो गया अर्ध परिमाप। अब आगे फार्मूला लगा देते हम, ये सेमी पेरीमीटर हो गया। कैसे कि 8 ले लिया, ये 5 ले लिया, ये 7 ले लिया, 7 5 12 8 20, 20 को 2 से भाग दिए 10। अब देखिए फार्मूला लगा देते, यहाँ 10, अब 10 में से एक भुजा घटा लेते, जैसे आपने यहाँ रखा था, क्या रखा, कोई भी 8 5 7 रखा था, तो अगला 10 में एस का मान 10 आया, तो 10 में से 8 घटाते 2, फिर 10 में से 5 घटाते 5, फिर 10 में से 7 घटाते 3, बस हो गया। अब आपको देखिए कि बनने वाला है तो बन सकता है, बनेगा कैसे, तो 10 5 50 और 50 दूना 100, ये 300 हुआ, मतलब 100 गुना 3 हुआ, तो 100 का 10 आएगा बाहर में और 3 अंदर रहेगा, 10√3 वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे। अगर सेंटीमीटर में है तो, किलोमीटर में रहता तो वर्ग किलोमीटर, मीटर में रहता तो वर्ग मीटर। ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताओ, अब आपको हम ये दिमाग से मतलब ये बीमारी निकालना चाहते हैं कि लोग आपको ये पढ़ा दे रहे थे कि समकोण त्रिभुज का ये फार्मूला हुआ, समबाहु का ये हुआ, विषमबाहु का ये हुआ। नहीं 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 नहीं, लगता है ये फार्मूला क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा जब उसका आधार ऊंचाई पता होगा तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये विषमबाहु पर भी लगेगा। अगर मान लीजिए कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, अब विषमबाहु त्रिभुज के यहां से ऊंचाई दे दिया जाए, ऊंचाई दे दिया जाए, ये आधार पता हो, चूंकि ये ऊंचाई आया था इसी पर का आधार पता हो, तो इसकी लंबाई अगर 20 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री के कोण पर आया है और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इस पूरे त्रिभुज का अगर ये विषमबाहु त्रिभुज है तो भी लगेगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 2 से 10 बार में 10 8 80 वर्ग सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो। समझ गए कि नहीं? तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि विषमबाहु त्रिभुज के लिए आपको पढ़ाया गया कोई फार्मूला, समबाहु के लिए कोई फार्मूला, समकोण के लिए कोई फार्मूला। हमने आपको बता दिया कि एक फार्मूला सब पर लगेगा, बस उतना चीज डाटा आना चाहिए, पता होना चाहिए। अब जैसे एक बात हमने आपसे कहा कि अगर 3 4 7 और 5 12 इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो देखो एक तो पहले वो वाली फार्मूला लगाएंगे जो समकोण त्रिभुज पर लगता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यही आपको बचपन से पढ़ाया गया, इसी वजह से ना टेंशन होता है। आपको सोचते हैं कि सब अलग अलग बात रटना है, नहीं, 1/2 आधार कितना 4, ऊंचाई कितना 3, ये ऊंचाई नहीं हुआ, ये तिरछा हो गया, नहीं कर्ण हो गया, ऊंचाई मतलब सीधा खारा। अब देखो 2 दूना 4, 2 तिया 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया आया ना। और एक जो फार्मूला है जो अभी हम लोगों ने देखा था कि विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला देखा कि √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। क्या इस फार्मूला से भी इतना आंसर आ जाएगा? तो बिल्कुल आएगा, भले ही विषमबाहु त्रिभुज के लिए आप रटे हैं, लेकिन आइए हम आपको सिखा देते हैं कैसे हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एक बात बताइए, सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप आप निकाल सकते हो, सेमी पेरीमीटर हुआ तो 3 4 7 और 5 12, 3 + 4 + 5, इसको 2 से डिवाइड करना है, ऊपर हुआ 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। अब जो S का मान आ गया है तो S का मान 6, और फिर 6 माइनस ए का मतलब पहला भुजा, तो 6 में से 3 जाएगा 3, फिर 6 में से दूसरा भुजा, तो 6 में से 2 जाएगा, सॉरी 6 में से 4 जाएगा 2 गुना। अब 6 में से तीसरा भुजा घटाएंगे, तीसरा भुजा 5 है, मतलब 5, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1। अब एक काम करिए, सबको गुना करिए, 36 18, 18 दूना 36, 36 से 36,
अब 36 के वर्गमूल कितना आता है 6, आ गया ना 6 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो यहां भी 6 यहां भी 6, तो क्या विषम बाहु त्रिभुज पर जो फार्मूला लगता है उस समकोण पर नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये जनरल फार्मूला है, इस सब त्रिभुज पर लागू होगा अगर उसका तीनों भुजा पता है तो इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कोई समकोण के लिए है, इस समबाहु के लिए है, विषमबाहु के लिए, हम सब करके बता दिए आपको, ठीक है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हाँ, अगर सच में आप चाहते हैं कि आपको गणित सीखना है तो सीख जाइएगा, कल वाला वीडियो में जरूर रहिएगा। इंस्टाग्राम के नीचे लिंक दे दिए, जाकर हमारा गाना सुन लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।